कांग्रेस विधायक नारायण त्रिपाठी बीजेपी में हुए शामिल। सीएम शिवराज ने कहा इस्तीफा देकर चुनाव की करो तैयारी। कांग्रेस ने कहा दल बदलू है नारायण त्रिपाठी। मैहर को सीएम शिवराज की सौगात। पीने के पानी के लिए 35 करोड़ और सीवेज लाइन के लिए 42 करोड़ देने का किया ऐलान। जनदर्शन संकल्प रैली में कांग्रेस पर बरसे सीएम। रायपुर के आक्सी जोन में सीएम रमन और स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने किया वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री ने कहा हरियाली के लिए हर नागरिक लगाए एक पौधा। शिक्षा मंत्री केदार कश्यप की पत्नी के परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। व्यापम पर्चा लीक मामले के भी सीबीआई के हवाले करने की मांग की। रायपुर मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों की मान्यता पर हो सकता है फैसला। एमसीआई की टीम कल करेगी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज का दौरा। कोरिया में मधुमक्खियों के हमले में 2 सगे भाइयों की मौत। हादसे के वक्त छत पर खेल रहे थे बच्चे। हादसे के बाद सदमे में है परिवार। भोपाल में लाल बस ने फिर 2 लोगों को रौंदा। हादसे में एक युवक की मौत, एक महिला कांस्टेबल की हालत गंभीर। और ग्वालियर के 2 बच्चों ने सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। 6 साल और 8 साल के बच्चों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर बनाया सबसे कम उम्र के पर्वतारोही होने का रिकॉर्ड। This program is sponsored by CXCT. ऐसा राज्य जहां भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है, वहां मान लेना चाहिए कि नियम कायदे हैं ही नहीं। रोमन विचारक टैसिटस का ये कथन मध्य प्रदेश में 100% सच होता दिखाई दे रहा है। जहां बाबू के बंगले 5 करोड़ के, पटवारी की पेटी 50 करोड़ की, आईपीएस की कोठी 50 से 60 करोड़ और आईएएस के आशियाने अरबों की दौलत उगल रहे हैं। सबसे छोटे ओहदे का कर्मचारी यानी बाबू भी करोड़ों की मिल्कियत के बादशाह बने हुए हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस देश को अंग्रेज अपने 150-200 साल के शासन में जितना नहीं लूट पाए, उससे कहीं ज्यादा दौलत आजादी के इन 68 सालों में हमारे अपनों ने ही लूट ली है। लोकायुक्त के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ मध्य प्रदेश में साल 2010 से 2013 के बीच 1500 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई सामने आई थी। लेकिन सड़े चुके सरकारी सिस्टम का सितम तो देखिए। एक तरफ एक गरीब लाचार किसान पर बिजली न मिलने के बावजूद बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है, तो दूसरी तरफ काली कमाई के जरिए विभागों को दीमक की तरह चाटने वाले इन कारिंदों को रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद जमानत पर छोड़ दिया जाता है। ज्यों-ज्यों दवा दी गई, दर्द बढ़ता ही गया। वाकई ये लाइनें मध्य प्रदेश के मौजूदा हालत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस के जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की पाठशाला बनते जा रहा है। सरकारी सारी कोशिशें सिर्फ कोरी कोशिशें साबित हो रही हैं और काली कमाई के करोड़पतियों की सूची लंबी होती जा रही है। कभी इसमें आईएएस अफसर का नाम जुड़ता है, कभी बाबू का, तो कभी चपरासी का। ऐसे में एक बार फिर राजधानी भोपाल में काली कमाई के एक और कुबेर का चेहरा बेनकाब हुआ है, जहां राज्य स्तरीय कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान के संचालक डॉक्टर डीएन शर्मा अवैध तरीके से जुटाई गई करोड़ों की संपत्ति के मालिक निकले। सुशासन के दावों के बीच मध्य प्रदेश में लगातार सरकारी नुमाइंदे काली कमाई के कुबेर बनते जा रहे हैं। उनके चाल चरित्र और चेहरे सबके सामने बेनकाब हो रहे हैं। अफसर तो छोड़िए साहब, यहाँ चपरासी के घर से भी खजाने की खदानें निकल रही हैं। बाबुओं के बिस्तर के नीचे नोटों के बंडल मिल रहे हैं और साहब के लिए तो बैंक के लॉकर और घर की तिजोरियां भी काली कमाई रखने के लिए कम पड़ रही हैं। हर रोज कोई न कोई रिश्वतखोर कर्मचारी, बाबू या अफसर लोकायुक्त के जाल में फंस रहा है। बावजूद इसके काली कमाई करने वाले इन कुबेरों की फहरिस्त
कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रही है और मध्य प्रदेश भारत में भ्रष्टाचारों की प्रयोगशाला बनते जा रहा है। कहने को तो करप्शन पर काबू पाने के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन हकीकत में करप्शन इन कानूनों पर कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसी सिलसिले में मंगलवार को एक बार फिर राजधानी में लोकायुक्त की कार्रवाई में काली कमाई के एक और किंग का नाम सामने आया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर लोकायुक्त ने राज्य स्तरीय कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान के संचालक डॉक्टर DN शर्मा की जांच शुरू की और अवैध तरीके से बनाई गई उनकी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया। जांच में अब तक DN शर्मा के भोपाल शहर में 3 मकान, 4 लग्जरी कार, भोपाल के आसपास 3 एकड़ और रायसेन में 26 एकड़ जमीन के दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा कैश, सोने चांदी के जेवरात, 25 बैंक अकाउंट और SBI बैंक का एक लॉकर भी मिला है। तो वहीं शर्मा के 2 बेटों ने 5 निजी कंपनियों में निवेश भी कर रखा है। अब तक की काली कमाई का आकलन किया जाए तो शर्मा के पास से 5 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई उजागर हो चुकी है, जबकि सरकारी वेतनमान के हिसाब से 30 साल के कार्यकाल में उनका वेतनमान 75 लाख के करीब ही पहुंचता है। इतना ही नहीं, मंगलवार को ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त ने कई और रिश्वतखोरों के काले खेल का खुलासा किया है। भिंड के अटेर हल्का में पदस्थ पटवारी मनोज जैन को ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, रीवा के इटौरा के पटवारी शारदा प्रसाद को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए और छतरपुर में एक प्रधान अध्यापक को MDM की राशि जारी करने के नाम पर 2,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत हुई थी, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिक तौर पर इनके द्वारा 3 मकान भोपाल में अर्जित करने की, 3 एकड़ कृषि भूमि और 3 लग्जरी गाड़ियों की जानकारी मिली है। अभी सर्च की कार्रवाई जारी है। एक तरफ लोकायुक्त जैसी एजेंसी लगातार भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार घूसखोर सरकारी नुमाइंदों पर मेहरबान बनी हुई है। घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी सूबे के 135 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित नहीं किया गया है, जिसे लेकर लोकायुक्त PV नाम लेकर कई बार सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं। तो वही विपक्षी कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की मुख्य वजह सरकारी संरक्षण मान रही है। यदि 12 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी किसी पटवारी के यहाँ 10 करोड़, तहसीलदार के यहाँ 12 करोड़, चपरासी के यहाँ 6 करोड़, डायरेक्टर के यहाँ पता नहीं, IAS अफसर के यहाँ। ये संभव तभी है जब सरकार की मिलीभगत हो, सरकार टाइट हो और निष्पक्ष हो और बिना पैसे खाने वाली हो, तो इस तरह घटनाएं नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस का दम भरे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नए नए कानून बने, लेकिन हकीकत यही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की बीमारी अब नासूर बन चुकी है। रिश्वतखोरी रिवाज बनते जा रही है और इन सब की चंगुल में जकड़ी आम जनता करा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाए गए तमाम कानून सिर्फ नाम के कानून क्यों साबित हो रहे हैं? क्यों भ्रष्ट लोगों का कानून से डर खत्म होते जा रहा है? क्यों जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं? आखिर क्यों ऐसे लोगों को उनके करतूत की माकूल सजा नहीं दी जा रही है, ताकि कानून का कद बढ़े और अगली बार भ्रष्टाचार करने से पहले सरकारी मुलाजिम 1000 बार सोचे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य विजय के साथ अनिल सिंह कुशवाहा। जब रिश्वतखोरी बन जाए सरकारी मुलाजिमों का रिवाज, भ्रष्टाचार के भंवर जाल में अवाम निकलने लगे कराह और कानूनों का खुलेआम होने लगे खिलवाड़, तो सवाल उठते हैं। घूसखोर अफसरों पर कब लगेगी लगाम? जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई के बाद भी क्यों बेखौफ हैं भ्रष्टाचारी? रिश्वत लेने वाले अफसर कब पहुंचेंगे जेल? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान
बीजेपी संवाद प्रमुख हितेश वाजपेयी हमारे साथ हैं। वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। रिटायर्ड आईएएस अफसर डीएस राय हमारे साथ हैं। राय साहब, आपका भी स्वागत है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी डीपी दुधाने जी भी हैं। दुधाने जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले हितेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इस बीच में ये ऐसे मामले आ रहे हैं, ये कैसा जश्न मनाया जा रहा है कि सरकार की छवि बनाने के बजाय सरकार की छवि को कलंकित करने वाले मामले उजागर होते हैं? देखिए प्रभु जी, आपने इस बार 15 अगस्त का मोदी जी का प्रधानमंत्री भाषण भी सुना होगा, और जो मेरे जैसे युवा हैं उनको और सामान्य लोगों को सबसे महत्वपूर्ण उसमें जो हिस्सा लगा वो करप्शन को लेकर हमारा जीरो टॉलरेंस और हमारी उससे लड़ने की एक निर्णय क्षमता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन बहुत आवश्यक था, जो हमें उसमें दिखाई दिया। उसी में ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से पीएमएलए बनने के बाद, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनने के बाद, एक वर्ष में लगभग 6,500 करोड़ की रिकवरी पीएमएलए के तहत की गई, और जबकि वो पुरानी सरकारों के द्वारा जो किया गया था उसमें बहुत कम था। वहीं पर देखें तो काला धन को लेकर कानूनों में बदलाव, ये एनडीए के समय में भी हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में भी हुआ है, और मध्य प्रदेश को यदि देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में भी उसको करने का एक प्रयास किया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, चाहे संपत्ति राजसात करने का विषय हो। देखिए प्रभु जी, सुशासन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार निर्मूलन होता है, और सरकार को केवल कानूनों में बदलाव ही नहीं करना चाहिए, सरकार की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, चाहे वो लोकायुक्त हो, ये सब वह करती दिखना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी जो शासकीय एजेंसी हैं उसमें भी अधिकारी होते हैं प्रभु जी, कोई राजनेता जाके छापे तो नहीं मारते हैं या इनपुट्स नहीं लेते हैं, तो ये अधिकारी भी उसी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं प्रभु जी, जो भ्रष्टाचार निर्मूलन में लगे हुए हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनके चेहरे भी आप दिखाइए, और उन्हीं में ही आप जैसे लोकायुक्त संगठन को देखेंगे तो लोकायुक्त बड़ी डॉक्टर लोकायुक्त के एसपी को दिखाया, ये भ्रष्टाचार निर्मूलन के काम में जुटे हुए संगठन के कर्मचारी अधिकारी हैं। बिल्कुल जी। तो ये दो हिस्से हैं, एक वो व्यक्ति है जिसने भ्रष्टाचार किया जिसको आपने दिखाया, वहीं बड़ी तादाद में ऐसे भी अधिकारी कर्मचारी हैं जो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं और सिस्टम को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कालांतर में हमारी संख्या उन लोगों की बढ़ना चाहिए, उनको मजबूती मिलना चाहिए जो नियम कायदे से काम करते हैं, और उनको कटघरे में आना चाहिए, कारागार पहुंचना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए जो भ्रष्टाचार करते हैं। बहुत सही बात कही डॉक्टर साहब ने। राय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने कानून बना रखा है कि भ्रष्टों की संपत्ति जब्त की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं इसके लिए, जल्दी उनको सजा मिले, इतने प्रावधान है सरकार, इतने सिस्टम है, आप लोगों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है सरकार को, और अब तो ये भी व्यवस्था की जा रही है कि साथ में जो है परिवार की संपत्ति का ब्यौरा भी देना है। तो ऐसी स्थिति में कहाँ गुंजाइश निकलती है? जैसे भ्रष्ट लोग इतने साल तक सर्वाइव करते रहते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो करोड़ों के आसामी मिलते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपने उठाया कि जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तब हम क्या करते हैं, और जब भ्रष्टाचार होने के बाद करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए तो आपने छापा मारा, जब्त कर लिया, कोर्ट में जाएगा मामला, पता नहीं कब तक चलेगा, कितने गवाह मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जस्टिफाई कर देगा, छूट भी सकता है। तो ये व्यवस्था, भ्रष्टाचार पहले भी था, भ्रष्टाचार शुरू से रहा है थोड़ा ना बहुत, अब जब है उसकी संख्या जब अपने को बढ़ती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब लोगों के अंदर प्रशासन का डर खत्म हो गया है, लोगों के अंदर लालच बढ़ गया है, और जल्दी से जल्दी अमीर बनने की प्रवृत्ति भी उनकी बढ़ती जा रही है। तो ये मानवीय प्रवृत्ति का तो हम बहुत ज़्यादा इलाज नहीं कर सकते, परंतु जो हम प्रशासन में बैठे हैं वो लोग समय रहते हैं, और बिल्कुल ये हमारा ये मैसेज जाना चाहिए कि हम बिल्कुल, और ये सबसे ऊपर से जाना चाहिए, मंत्रिमंडल से जाना चाहिए, फिर सेक्रेटरी से जाना चाहिए, फिर एचओडीज को जाना चाहिए, फिर जिलाधिकारियों को जाना चाहिए, और फिर फील्ड लेवल फंक्शनरीज को जाना चाहिए। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक ये अपन इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मानवीय कमजोरी कहीं न कहीं पर है। दुधाने साहब, कमजोरी है, मानवीय कमजोरी है, डर खत्म हो गया है, राय साहब कह रहे हैं, आप पुलिस सेवा से हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि वाकई हकीकत है जिनकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या कहीं प्रश्रय मिल रहा है लोगों को? नहीं, ये आप जो राय साहब ने बताई बात है बिल्कुल सही बात है कि लोगों में लालच की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो संगठन जैसी जो एजेंसियां बनी हुई हैं, चाहे लोकायुक्त है, चाहे ईओडब्ल्यू है, तो उनके पास में
जैसे ही शिकायत पहुंचती है उस पर त्वरित कार्रवाई वो लोग करते हैं। और आपके जैसे विशेष तौर पे जैसा आपने बताया, मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई होती है, शिकायतें होती है, उस पर जो संगठन हैं वो काफ़ी एक्टिव है, वो तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं। ये नहीं कि उसमें हिलावाला करें, उनको टालें और ये करें। मतलब मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त संगठन है और उसमें जो अधिकारी हैं काफ़ी सजग हैं, काफ़ी मेहनत से और तत्काल उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उससे इसके परिणाम लोगों को मिल रहे हैं। तो इसमें कार्रवाई तो जैसी शिकायत मिलती होती है। अब इतनी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जो शिकायत होगी तभी वो लोग कार्रवाई करेंगे। साहब आपने बड़ी बात कही, जब शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। राघवेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या शिकायत का इंतजार करने के लिए एजेंसियां बनी हुई हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनी हुई हैं, या सरकारी पूरा सिस्टम ये इंतजार करे? डीएन शर्मा का ही मामला देख लें, इनके खिलाफ 2 साल पहले शिकायत हुई थी, उनको वहां से हटा दिया गया था कृषि संचालक पद से, रिश्वत की शिकायत थी, और आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है राघवेंद्र? देखिए, लापरवाही की बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन कुछ माने उनकी सीमाएं भी हैं अधिकारियों की। जाहिर है कि उनके पास शिकायतें बहुत ज़्यादा होगी, कार्रवाई करने के लिए स्टाफ कम होगा। इस वजह से मैं मान सकता हूँ, एक तर्क उनका हो सकता है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और शिकायतों के अंबार हैं। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, अभी जो हितेश वाजपेयी जी कह रहे थे कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, अधिकारी जो कार्रवाई करते हैं, ये भी एक प्रमाण है कि हमारे यहाँ काम उसके खिलाफ हो रहा है, करप्शन के खिलाफ हो रहा है। लेकिन ये आधा सच है, करप्शन के खिलाफ काम हो रहा है, ये बात सही है, तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। दूसरा जो बात वो कहने में संकोच कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि जो करप्शन के बाद लोग पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, बाद में सारी चीज़ें जब सरकार के पास जाती है कि इनके विरुद्ध चालान पेश किया जाए या नहीं, असली बात वहाँ जाकर रुक जाती है, जिसे मैं निर्णायक मानता हूँ। अगर सरकार करप्शन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शुरुआती कार्रवाई तो करती है, लेकिन जब निर्णायक कार्रवाई आती है तो वहाँ उसके कदम थोड़े से धीमे पड़ते हैं या उसकी इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम लगती है। ऐसे कई मामले लोकायुक्त के पास पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 2 दर्जन से करीब ज़्यादा अधिकारियों के मामले हैं, बड़े अफसरों के, कुछ मंत्रियों के मामले हैं, जिन पर सरकार ने ये फैसला नहीं लिया है कि उनके खिलाफ चालान पेश किया जाए नहीं। बहुत सही विषय उठाया डॉक्टर साहब। मैं आपसे, डॉक्टर साहब आपके पास ही आ रहा हूँ, आपसे जानना चाहूँगा, लोकायुक्त सरकार पर कई बार आक्षेप लगा चुके हैं कि सरकार उनको सीजर के पावर नहीं दे रही है। लोकायुक्त बार बार कहते हैं कि सरकार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति नहीं देती है, कैबिनेट तक मामले आते हैं, मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी आज भी लगभग 400-500 ऐसे प्रकरण हैं जिनमें सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा चल रही है और सरकार अनुमति नहीं दे रही उनके खिलाफ कार्रवाई की। देखिए क्या होता है प्रभु जी, आप स्वयं जानते हैं, आप कई बार इस कार्यक्रम को कर चुके हैं। जैसे आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ शिकायतें आती हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स का अपना यूपीएससी का एक बोर्ड होता है, उनकी अपनी प्रक्रिया होती है, मुख्य सचिव के अंतर्गत एक कमेटी होती है जो इन शिकायतों का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करती है, और उसके बाद उनकी एक अपनी प्रशासकीय प्रक्रिया है। देखिए, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए प्रभु जी कि भ्रष्टाचार के 3 हिस्से हैं। एक उसका राजनीतिक हिस्सा है, एक उसका प्रशासनिक हिस्सा है, और एक उसका सामाजिक या निजी हम हिस्सा कह दें, ये कह दें। तो हमको तीनों फ्रंट पे लड़ाई लड़नी है। राजनीतिक हिस्सा को हम मेरी माने तो सरकारों का प्रश्रय नहीं होना चाहिए भ्रष्टाचार को, और भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई देना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया हमें दिखाई देती है। दूसरा हिस्सा प्रशासनिक हिस्सा तीनों मध्य प्रदेश में है, मान लीजिए आपकी बात, तो उसके बावजूद इतने बड़े बड़े मामले, पटवारी के यहाँ 10 करोड़ निकल रहे हैं, प्यून के यहाँ 10 करोड़ निकल रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। दूसरा हिस्सा प्रशासनिक है। प्रशासनिक हिस्से में यह है कि जब अधिकारी कर्मचारी अपनी ऑफिस से डीडीओ पावर्स के साथ में काम करता है तो उस पर राइडर्स होना चाहिए, जिससे उसको भ्रष्टाचार का मौका भी ना मिले, उसके ऊपर वॉचफुल एक एटीट्यूड रहे डिपार्टमेंट का, ये सब रहे। और साथ साथ जो आपने बोला है कि जब एजेंसीज ईओडब्ल्यूज और ये सब जो काम करती हैं तो कन्विक्शन रेट उतना क्यों नहीं आ पाता, यानी कि कहीं ना कहीं हमको कानूनों में और सुधार की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है उसकी ओर ये बातचीत इशारा करती है, और इस पर भी बहस होना चाहिए कि और अच्छा ये सुधार प्रशासनिक स्तर पर ही होना है, प्रयास वहीं से होना है, वहां से प्रस्ताव बन के आएंगे तो उसके बाद उनके सैंक्शंस होते हैं। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, राय साहब ने जिसकी तरफ इंगित किया कि हमारी लालसा और लालच में अंतर कम हो गया है। आगे बढ़ने की लालसा होना कोई बुरी बात नहीं है, जिंदगी में उत्तरोत्तर हमारे कष्ट दूर हों, भौतिक जितने भी संसाधन है हमारे परिवार के पास हमारे पास रहें, पर वो नैतिक रहें, इसकी मांग
हम कह सकते हैं समाज में धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। अब तो येन केन प्रकारण हमारे पास बस धन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक नैतिक पतन है वह भी एक एटीट्यूड क्रिएट करता है भ्रष्टाचार करने वाले के लिए, बारिंग इस बात से कि वो कहाँ काम कर रहा है, वो पटवारी है या IAS ऑफिसर्स है या राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो मुझे लगता है तीनों स्तर पर काम की आवश्यकता है और इसीलिए हमने इस बात को कहा कि एक और जहां कानून बनाए जाएं, एक और जहां जागरण हो, तीसरी ओर वहीं पर स्टैंड अप इंडिया की जो बात माननीय मोदी जी ने भी करी है कि हम सबको भी आगे आना होगा और जो करप्ट प्रैक्टिसेस करता है या करप्ट प्रैक्टिसेस कहीं हो रही हैं तो उसमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें शिकायतें करने के लिए आगे आना। कई बार हमने ये देखा है कि हमें पता रहता है लेकिन शिकायत के लिए कोई अब कानून शिकायत मांगता है, ये बात सच है। भाई एक यदि ऑफिसर इंचार्ज बैठा है तो उसका एक काम का एक तरीका है और उस तरीके के अंतर्गत कई बार शिकायत की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी प्रशासनिक जटिलताएं भी हैं, सामाजिक पक्ष भी है, दोनों में सुधार की और आवश्यकता जरूर है। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन भय नहीं है, सरकार का भय नहीं है, कहीं खाली लोगों को भय से कानून का प्रभु जी डर नहीं नहीं है। राय साहब, आप तो जो सामान्य प्रशासन विभाग में रहे, जो ये अनुमतियां देता रहा है सामान्य प्रशासन विभाग, क्यों अटकते हैं मामले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के, और क्या डर क्यों खत्म हो गया है? देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनके लिए दो स्तर पर परमिशन होती है। एक तो राज्य शासन देता है और दूसरा भारत सरकार देती है। भारत सरकार के यहाँ कई बार पहले, अब अभी के मैं नहीं कह सकता, पहले काफ़ी टाइम लगता था, क्वेरीज होती थी, बार बार फाइलें जाती थी। जो राज्य शासन के कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति MPPSC के थ्रू राज्य शासन करता है, उनके प्रोसिक्यूशन की परमिशन देने में बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए। अब इसमें 3 डिपार्टमेंट मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो प्रशासकीय विभाग जिसके अंतर्गत 2 कर्मचारी है, दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग और तीसरा विधि विभाग। होता क्या है कि इनके बीच में फाइलें इतनी लंबी चलती हैं कि इसके समन्वय के लिए समिति भी बनी हुई है। लोकायुक्त और UAW के प्रकरणों में देरी क्यों हो रही, इसकी समीक्षा की सरकार ने समिति कानून भी बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि 3 महीने तक यदि अनुमति नहीं दी जाती तो 1 महीने और इंतजार करके कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु इसका पालन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो विभाग का जो लीडर होता है वो वास्तव में मंत्री होता है, प्रमुख सचिव या सचिव विभाग का लीडर नहीं होता। कई बार ऐसा भी देखा गया कि मंत्री जी बहुत पाक साफ हैं, ऑनेस्ट हैं, परंतु नीचे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमको मंत्रियों में 2 प्रकार की क्षमता होना चाहिए, हमारे मंत्री गणों में, आदरणीय मंत्री गणों में। पहला, स्वयं तो ईमानदार हों तो हों, और साथ में नीचे की बेईमानी को नियंत्रित करने का उनके अंदर मादा भी। बहुत अच्छी बात कही राय साहब आपने। राघवेंद्र जी, इस पैमाने पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान मंत्रिमंडल फिट बैठता है? अब ये टीका टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक आम बात मैं कहना चाहूँगा। जो शर्मा जी अभी जिनके खिलाफ, जिनके घर पर छापा पड़ा है, ये राज्य सरकार के एक मंत्री के यहाँ पढ़े थे, उनके परिवार की मदद से उन्होंने पढ़ाई की। ये बड़े सामान्य परिवार से आते थे और जब ये संचालक थे तब इनके खिलाफ एक कंपनी निजी क्षेत्र का निवेश हो रहा था, उसमें 20 लाख रुपये रिश्वत का आरोप लगा था 2 साल या 3 साल पहले। और भाजपा के सांसद रहे हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने शिकायत की थी। राघव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ, इस चर्चा में सवाल करना चाहते हैं। योगेश शर्मा भोपाल से। जी योगेश जी, सवाल कीजिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार, अपना सवाल कीजिए। सर, अब तो हमारे यहाँ नियम ये है कि रिश्वत लेते पकड़ा जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। हमारे यहाँ नियम ये क्यों नहीं है कि जो काम, ये काम होना है तो होगा, ये काम नहीं होना है तो नहीं होगा, रिश्वत से भी नहीं होगा। एक नियम बनना चाहिए और एक टाइम पीरियड बनना चाहिए कि इतने दिन के अंदर काम हो जाएगा। इससे कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा सर, मेरा ऐसा मानना है। जी, क्या ऐसा नियम बन सकता है, मेरा सवाल सर। देखिए, इन्हें बहुत अच्छी बात कही है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, एक बार जैसे केस रजिस्टर हुआ प्रभु जी, तो उसके बाद उसके 2 पार्ट है, एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट भी है और एक जुडिशियल पार्ट भी है। तो आप ये ध्यान रखिए, इसमें भी अधिकारी कर्मचारी ही होते हैं जो समाज से आते हैं। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक दमोह से हमारे साथ हैं, जगदीश राय जी। जगदीश जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। सर, मैं प्रदीप राय दमोह से। जी प्रदीप जी, सवाल कीजिए। सर, जब भ्रष्टाचार ऊपरी क्रम पर ही हो तब नीचे से क्या उम्मीद रखें? अगर हम 3 लोगों को लेते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी ये कमीशन लेते हैं, हमारे चुने हुए उच्च पद के जनप्रतिनिधि ये भ्रष्ट हैं, और न्यायपालिका से जुड़े लोग, जैसा कि काजू साहब ने कहा है कि 60% जज भ्रष्ट हो चुके हैं, तब दूसरों से क्या उम्मीद रखें? और ये आयकर के छापे इन लोगों के यहाँ क्यों नहीं पड़ते? अगर इनके लिए अनुमति की जरूरत क्यों होती है? अगर इन पर ही अगर अटैक हो तो नीचे के निश्चित रूप से इनको सबक मिलेगा। जी प्रदीप जी, हम बात करते हैं। राघवेंद्र जी, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है माकूल तरीके से आप ही दे सकते हैं। मेरा सिर्फ इसमें यह कहना है कि अगर आदमी की नीयत साफ है, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो या अधिकारी, तो इसका अपराध 0 तो नहीं होगा, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, लोग अपराध कैसे डरेंगे। जो शुरू में जो सवाल हुआ था, मैं उसको बताना चाह रहा था
कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं प्रशासन अपनी कार्रवाई ठीक करता है। जैसे आज लोकायुक्त ने कार्रवाई ठीक की, अगर इस कार्रवाई करने के बाद शासन इसके चालान की अनुमति नहीं देगा तो लोकायुक्त दोषी नहीं है, जांच करने वाला अधिकारी दोषी नहीं है, शिकायत करने वाला दोषी नहीं है। यहाँ है इच्छा शक्ति और आपकी मंशा। सरकार इस पर पूरी तरह से निशाने पर आती है कि आखिर जो कार्रवाई प्रशासन ने की है, सरकार की इच्छा शक्ति पर उस पर पूरा मामला है। अगर वो मजबूत है तो आप ये मान लीजिए कि इसका रेशो बहुत घटेगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, राय साहब भी वही बात कह रहे हैं, राघवेंद्र जी भी वही बात कह रहे हैं, और आप भी जानते हैं डॉक्टर साहब कि आपकी सरकार एक कानून लेकर आई थी भ्रष्टों की संपत्ति राजसात करने का। आपकी सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया 1 साल में इन मामलों का निपटारा करने के लिए। अभी तक 1-2 गिने चुने मामले ही ऐसे हैं जिनमें संपत्ति राजसात की गई है अधिकारियों की, बाकी कहीं कोई ऐसा प्रकरण नहीं हुआ। खासकर जो बड़े आइकॉन हैं भ्रष्टाचार के, जैसे मित्तल साहब, वो डॉक्टर मित्तल के मामला हो या कुरील का मामला, इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संपत्ति जब्त होती भी है तो किसी छोटे मोटे कर्मचारी की होती है, पटवारी की, बाबू की। ये भेदभाव कब खत्म होगा? पहली चीज़ तो ये कहना गलत है कि संपत्ति जब्त छोटे मोटे लोगों की होती है, बड़े बड़े लोगों की हुई है और उसके विवरण हम लोगों ने जारी किए हैं। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखिए प्रभु जी, जो एक दर्शक ने भी बीच में सवाल किया था, उन्होंने भ्रष्टाचारियों को खूब लताड़ना दी अपने सवाल में, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जो भी हो, देना चाहिए। लेकिन इस मूल्यनिष्ठ जीवन की पुनर्स्थापना जब तक समाज में नहीं होगी, क्योंकि होता क्या है, जब तक भ्रष्टाचारी पकड़ा नहीं जाता है या वो सामने नहीं आता है या उसके हाथ किसको बोलते हैं रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता है, तब तक हम उसके गले में हाथ डाल के घूमते हैं। उसको अपने खूब पैसा है उसके पास, तो हम उसके वैभव के कारण उसको अपने घर के हर फंक्शन में बुलाते हैं, और जिस दिन वो पकड़ा जाता है उस दिन चूचू चूचू करने लगते हैं। तो मुझे लगता है हमारी ये जो डिप्लोमेसी है और मूल्यों का पतन जो है, वो हम समाज के किसी भी क्षेत्र में जो काम करेंगे, चाहे हम राजनीति में काम करें, चाहे प्रशासन में काम करें या सामान्य जीवन में, हमको सबसे पहले निकल कर आना होगा। और ये संख्या बढ़ना चाहिए, यानी कि मूल्य आधारित जो जीवन है वो जब तक नहीं, मूल्यों की पुनर्स्थापना नहीं होगी प्रभु जी, कठिन है। क्योंकि हम अलाउ कैसे करते हैं अपने आप को स्वयं भ्रष्ट होने के लिए या किसी भ्रष्ट के साथ खड़े होने के लिए। मुझे आज भी याद है, हमारी पेरेंट जनरेशन, आपने भी उस दौर को देखा होगा जब आप छोटे होंगे, कि कोई कहीं रिश्वत ले लेता था तो वो उसको लोग कनखियों से देखते थे कि यार ये पैसे लेता है। और आज ये स्थिति है कि वो बड़ी एक सामान्य चर्चा का विषय हो गया है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हमको मानना होगा कि ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है, चाहे भ्रष्टाचार लेना हो या भ्रष्टाचारियों के साथ रहना हो, हमें इन दोनों को नकारना होगा। फिर आप धीरे धीरे देखेंगे परिवर्तन जरूर आएगा। एक दर्शक हमारे साथ है छतरपुर से अशोक पटेरिया जी। अशोक जी, अपना सवाल रखिए। सबका संपर्क कट गया अशोक जी से। छतरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए सुनील जी। सुनील जी, अपना सवाल रखिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के जी कि उन्होंने जो बातें वो कह रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पार्टी साथ साथ उन पर ठोस विचार करे और ठोस कार्रवाई करे। अन्यथा ये चीजें जो है वो आज के युग में बहुत कॉमन सी होती चली जा रही हैं। हर शहर में, हर जगह रोज छापे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक और दर्शक जी, ये चाहूंगा मैं कि पार्टी यदि अपनी छवि और सुधारना चाहती है और जनता से जुड़ना चाहती है तो निश्चित रूप से इन पर ठोस से ठोस कार्रवाई प्रशासन की तरफ से और पार्टी की तरफ से हुए तो ज्यादा बेहतर। चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं सागर से पप्पू पहलवान जी। पप्पू जी, सवाल रखिए अपना। सर, मेरा सवाल है बीजेपी के संवाद जो प्रमुख जी बैठे हैं जी, कि आपकी सरकार जब सरकार पावर में है तो आप लोग अधिकारियों पे और कर्मचारियों पे लगाम क्यों नहीं लगाते सर? सबसे ज्यादा सर आपकी जो पार्टी में है वो उनको ठेके मिलते हैं सर, और उनको संरक्षण भी मिल जाता है किसी ना किसी वजह से, तो वो अधिकारी। हम आपको जवाब दिलाते हैं पप्पू जी इसका। हम एक और दर्शक हैं सागर से अक्षय लाल जी। अक्षय जी, अपना सवाल रखिए। सर, मेरा ये है कि जो रिश्वत में जो पैसा पकड़ा जाता है जी, उसको राजस्व से किया जाए। और सर, इसका अगर तुरंत सरकार ऐसा नियम बना दे कि इनको तुरंत सजा दी जाए जी, तो सर इसलिए ठीक रहेगा, जनता के हित में रहेगा सर जी। वो नियम तो है। वैसे हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, 2 सवाल आपकी तरफ हैं। देखिए, मैं बहुत फिर इसको कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि केवल इसका राजनीतिक समाधान ही है। राजनीतिक इच्छा शक्ति जरूर होना चाहिए और मैं उससे बचने के लिए कतई ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सामाजिक है। जैसे कि सरकार है,
सरकार के दो हिस्से होते हैं, आपने जैसे सवाल किया सरकार में, एक होती है परमानेंट सरकार और एक होती है टेम्परेरी गवर्नमेंट। परमानेंट सरकार वो होती है जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, 35-36 साल के लिए वो नियुक्त होते हैं और आजीवन वो रहते हैं। आप उनको इस जिले में डाल दीजिए, उस जिले में डाल दीजिए, बिल्डिंग के चौथे माले में रखिए, तीसरे माले में रखिए, उनको कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर एक जो होती टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, जो राजनीतिक दलों के लोग होते हैं जो 5 साल के लिए चुन के आते हैं। यदि आपकी नज़रों में अच्छा काम करेंगे तो आप दोबारा चुनेंगे, और यदि आप भ्रष्ट आचरण समझेंगे तो जैसा आपने दिल्ली में हटा दिया ऐसा सुपड़ा साफ करके आप लोग हटा भी देते हैं। तो आपके पास हर 5 साल में एक मौका होता है जिसमें आप हमारे कैरेक्टर वेरिफिकेशन को सर्टिफाई करते हैं और जनादेश देते हैं कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उस जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। उसमें तब भी यदि कोई कमियां है तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो दोनों फ्रंट पर सुधार की आवश्यकता है, और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि एक सामाजिक चेतना की भी आवश्यकता है और साथ साथ प्रशासनिक सुधारों की, जिसमें आपने इंगित किया है कि हमें कानूनों में भी बदलाव, कार्य पद्धति में ई गवर्नेंस, जैसे जितना ज्यादा ई गवर्नेंस होगा, ई टेंडरिंग होगा, आपने देखा होगा वो चीजें डाइल्यूट हो रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी कार्य पद्धति जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शी होगी, आरटीआई के आने के बाद बहुत सारी चीजें कम हुई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो मुझे लगता है कि सब तरफ इस दिशा में प्रयास होना चाहिए, और जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से इस बात को कह रहे हैं तो हमें इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो 125 करोड़ देशवासियों को अपील कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर करें। तो आप किसी पे जिम्मेदारी थोप मत दीजिए, मतलब ऐसी उंगली मत कर दीजिए तुम ठीक कर दो, पूरे स्टूडियो में जैसे बैठ के हमने कर दिया, दर्शक बोले नहीं आप ठीक कर दो, तो दिस इज नॉट लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको करना होगा। हाँ, मैं करता दिख रहा हूं, जरूर बताइए। तो आपको बता दूं, मैं राजनीतिक दल बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि आपने एक भी प्रकरण हितेश वाजपेयी का कल दिखाया तो प्रभु जी कल से आप मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मुझे तत्काल अपने पद से हटा देगी। तो इसीलिए हम लोगों के ऊपर तो कम से कम ये छवि का राइडर होता है जिसकी हमें बहुत चिंता करनी पड़ती है, और ये आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से बढ़ रही है। इसलिए मैं मीडिया का भी बहुत आभारी हूं, जिस प्रकार पारदर्शिता के साथ वो खबरें दिखाते हैं, इससे छवि कॉन्शियस कम से कम राजनेता हो रहे हैं। यही चीज लेकिन समाज में होना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों को चुनाव में नहीं जाना पड़ता है, इसीलिए छवि कॉन्शियसनेस थोड़ी सी उनकी कम है। उसके तरीके ढूंढना चाहिए कि उसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ डॉक्टर वाजपेयी जी के बारे में के साथ, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए। देखिए, बीजेपी की सरकार यहाँ पिछले तीन बार से लगातार है। बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो देश में सबसे बड़ा संगठन है। बीजेपी के साथ एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आरएसएस। तो आरएसएस, बीजेपी और सरकार, इसके बाद समाज को सुधारने का सबसे ज्यादा जिम्मा इन्हीं पर आ जाता है। इसलिए आ जाता है कि ये तो सरकार में है लंबे समय से, पार्टी निवेदन किया था, आप आइए साथ में, आपने फिर हमें काम दे दिया है। लेकिन राजन जी, सबसे ज्यादा मामले बड़े मामले सरकार में आ रहे हैं। हम तैयार हैं, क्योंकि आप ऐसी पार्टी नहीं है कांग्रेस जैसी है बाकी। हम तैयार भी हैं, हम कांग्रेस को भी नहीं कह रहे राघवेंद्र जी। मतलब यहाँ दुखद होगा यदि मैं कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी टोल्स में बात करते हैं और चाहते हैं। तो क्यों ना हम सब देश का वो हिस्सा, चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, या समाज का हो, या अधिकारियों का हो, क्यों ना हम सब पत्रकारों का हो, इकट्ठे हो जाएं। बहुत संक्षेप में 2 लाइन में बात खत्म करना चाहता हूँ कि बीजेपी को, संघ को और सरकार को लोगों ने इसलिए बार बार चुना है क्योंकि सारे आरोप के बावजूद लोगों को उम्मीद है कि यही पार्टी ऐसी है जो कुछ ठीक कर सकती है। इसलिए सारा जिम्मा सरकार पर आता है, भाजपा पर आता है। कोई समय सीमा भी हम पूछ लेंगे। दुधाने साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले कोरिया से एक दर्शक जुड़े हमारे साथ। जी राजन जी, सवाल रखिए अपना। हाँ सर जी। जी राजन जी, बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि हर डिपार्टमेंट में घूसखोरी बहुत ज्यादा चलती है जी। हाँ, और ये घूसखोरी के चलते आज देखिए, मैं राजेंद्र कुमार समुद्रे बोल रहा हूँ। रेलवे में मेरे को 6वां पे कमीशन जो था, आज ये अगले साल से 7वां पे कमीशन लग जाएगा। चलिए हम जवाब दिलवाते हैं आपको। ग्वालियर से एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एम के शर्मा जी। शर्मा जी, सवाल रखिए अपना, क्या सवाल रखना चाहते हैं? सवाल करना चाहता हूँ, मैं वाजपेयी जी से सवाल करना चाहता हूँ जी जी कि जो करप्शन के मामले में जो मापदंड है वो बड़े अधिकारियों के लिए और नेताओं के लिए और छोटे अधिकारियों के लिए अलग अलग जो है, जो भी कार्रवाई हो वो सभी के समान रूप से क्यों नहीं होती है? चलिए हम जवाब दिलवाएंगे आपको। गुना से एक दर्शक और है हमारे साथ, मिथुन शर्मा जी। मिथुन जी, सवाल रखिए। सर मेरा ये सवाल है कि
दफ्तर में जाते हैं सर, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता जी। शासन में कोई भी कर्मचारी पर इतना। चलिए, अब आपकी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है, हम आपके पास फिर से आएंगे। वाजपेयी जी, सवाल आपसे था ग्वालियर के दर्शक का। देखिए प्रभु जी, उनका सवाल अच्छा है और अगेन फिर मैं मोदी जी के भाषण की तरफ जाऊंगा। और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि 14 महीने में अच्छा बोलते हैं डॉक्टर साहब, मान लिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री सामने आ रहा है, ये तो देखिए आप। मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर आधार बनाकर अपनी बात रखना चाहता हूँ जी। उन्होंने कहा 14 महीने में हमारी कैबिनेट ने कोई भी करप्शन नहीं किया। बहुत स्पेसिफिकली हमारी कैबिनेट ने 14 महीने में हमारी सरकार ने कोई करप्शन नहीं किया, नाम पे कोई आरोप लगा, न किसी बॉडी ने लगाया, सीएजी हो गया या कोई क्वासी जुडिशियल बॉडी या कोई किसी ऑडिट में। ये बात उन्होंने टेबल ठोक कर कही, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे पूरे देश का साथ चाहिए, क्योंकि आम आदमी जिस करप्शन को फेस करता है उसको हम सब मिलकर ही दूर कर पाएंगे। जैसा राय साहब ने कहा कि ऊपर का करप्शन हो गया, वो तो फिर भी एक इंडिविजुअल, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री दूर भी कर सकता है। बड़े ठेके हो गए, हम उसको ई गवर्नेंस के माध्यम से हमने उसको बहुत कम किया है और लगभग नेग्लिजिबल वो हो गया है। हम मध्य प्रदेश में सुधार की क्या गुंजाइश देती है? ये है, इसीलिए आप बताइए कहीं सिंचाई में, इसमें उसमें आप बताइए कोई यदि कोई बड़ी चीज आपने निकाल के लाए हो या कोई चीज सामने आई हो। पर लेकिन जो डे टू डे एक आम आदमी जो फेस करता है प्रभु जी, मैं आज भी मानता हूं कि उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वो सुधार कठिन है। उसमें नागरिक को और हमें सबको इकट्ठे खड़ा होना पड़ेगा और तब हम धीरे धीरे करेंगे। और ये हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि इस पर नियंत्रण, धीरे धीरे वो सभ्यता भी आ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। हम देख रहे हैं, आप लोग कैमरा लेके पूछते हैं तो लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, लोग हैसल फ्री जीवन जीना चाहते हैं, बिना दाग के जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, बदलाव आ रहा है और हमें उम्मीद है कि इसमें सुधार और होगा। दुधाने साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी चर्चा चल रही थी तो ये कहा गया कि भाई कोई अधिकारी यदि उसका अचानक उसमें बदलाव परिवर्तन दिखता है, उसके पास संपत्ति ज़्यादा दिखती है, उसके रहन सहन में बदलाव आता है, तो उसकी शिकायत कीजिए। तो ये जो सिस्टम में जो अधिकारी हैं, यदि कोई बड़ा अधिकारी उसको अपने जूनियर का ऐसा दिखता होगा व्यवहार, या जूनियर को बड़े अधिकारी का व्यवहार दिखता होगा कि अनुपातहीन संपत्ति इसके पास आ रही है, उसके रहन सहन बदल रहा है, तो ये कोई अधिकारी इसको चेक पॉइंट क्यों नहीं है सिस्टम में? सिस्टम में चेक पॉइंट होना चाहिए, इस बात को लेकर रोकना चाहिए। कानून पूरे बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो प्रशासन में कहीं ये खामी है क्या जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े अधिकारी है, बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पर शिकायत आएगी वहीं पर कार्रवाई होगी। बिना शिकायत को तो पुलिस अपने मन से किसी को वो नहीं कर सकती कि भाई इसकी अपने तरफ से वो करे। जब कोई प्रशासन में कोई गड़बड़ी आएगी या किसी प्रकार की उनसे लेन देन की बात होगी या किसी प्रकार का मानसिक रूप से आदमी परेशान होगा, उसका काम नहीं होगा, और जब शिकायत आएगी तभी कार्रवाई पुलिस के पास आती है, फिर पुलिस अपने उसके कानून के अनुसार कार्रवाई करती है। तो इसके लिए तो ऐसा है कि उसके कानून में ही कोई बदलाव हो या कुछ इस प्रकार की सिस्टम हो तभी हो सकता है। चलिए, उमरिया से दर्शक है हमारे साथ, धीरज जी। धीरज जी, अपना सवाल रखिए। सर, मैं धीरज जी बोल रहा हूँ और ये जिला सागर से। जी जी। सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि जो अभी वाजपेयी जी है, मेरा प्रश्न वाजपेयी जी से है कि सभी लोग ये कहते हैं कि कानून कड़ा हो जब भ्रष्टाचारी खत्म हो सकती है, तो ये क्योंकि सरकार में है तो कड़े कानून क्यों नहीं बनाते? और जो सभी महानुभाव बैठे, सभी लोगों से अलग अलग मत में मैं जानना ये चाहता हूँ कि करप्शन मिटाने के लिए स्थायी हल क्या हो सकता है? अपने अपने विचार ये लोग जरूर रखें। चलिए, वो चर्चा में आ जाएंगे, सभी के विचार आप सुनते रहिएगा। एक और दर्शक है हमारे साथ। जी जी, राघवन जी, सवाल रखिए। सिलवानी से हैं राघवन जी। जी जी, मेरा निवेदन ये है जी कि जो भी भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हुए उन्हें बिना जमानत के जेल में क्यों नहीं डाल दिया जाता? क्या ऐसा कानून नहीं है? चलिए, हम पूछते हैं इस बारे में भी। रीवा से संदीप तिवारी जुड़े हुए हैं। जी संदीप जी, सवाल रखिए। संदीप तिवारी बोल रहा हूँ रीवा एमपी से। जी, सवाल रखिए संदीप जी। क्या मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोकल शासकीय दफ्तर में जाते हैं जी, तो सर वहाँ पे दिक्कत ये होती है, जैसे अगर हम उनको घूस नहीं देते, जो भी अधिकारी चाहे छोटे पद के हों चाहे बड़े पद के हों, अगर हम उनको घूस नहीं देते तो हमारा काम नहीं होता। और मतलब मजबूरी हमारी हो जाती है कि उनको घूस देना। अगर घूस नहीं देंगे तो जैसे मान लीजिए
या तो उनकी अपनी फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही मैं है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब रिश्वत मांगी जाती है, क्या आप ऊपर के अधिकारी से शिकायत करने जाते हैं? क्या काम कराने के लिए लोक सेवा केंद्र जो बने हुए उसके माध्यम से कभी आवेदन देते हैं? सर उसमें ये होता है कि अपना काम जरूरी है, नहीं तो वो जी चलिए, हो गई आपकी बात, हम इसका जवाब भी दिलवाएंगे। इछावर से हमारे साथ जुड़े हैं राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, लगता है संपर्क कट गया राधे श्याम जी। राय साहब, बार बार डॉक्टर वाजपेयी जी कह रहे हैं कि कानून सख्त करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में कानून पहले से थे, भाजपा की सरकार आई और सख्त कानून बनाएगा। उस कानून को पूरे देश भर में नाम मिला कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति राजसात करने के लिए सरकार कानून लेकर आई, दुनिया भर के कानून बनाए, नए जजों के अपॉइंटमेंट किए गए, उसके बावजूद मामले ज्यादा आ रहे हैं सामने। देखिए, जो लीडर जो होता है, जो सबसे ऊपर स्तर पे होता है, उसको अपने नीचे वालों को दिशा दिखाना पड़ता है और वो अपने व्यवहार से होता है। नहीं ऐसा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वर्तमान कानून है उसमें कोई खामी है क्या? उसमें कोई सुधार की गुंजाइश दिख रही है आपको? न केवल मध्य प्रदेश में, न केवल भ्रष्टाचार के ऊपर, सभी विषयों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में इतने कानून हैं कि उनकी संख्या भी बनाना हम चाहें तो आसान नहीं होगा। इसीलिए भारत सरकार बहुत से कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है। कानून तो सख्त हैं, उनको ढंग से लागू करने की जरूरत है। अब सवाल इस बात का है, जैसे अभी जो मॉरल एजुकेशन या इसके बारे में वाजपेयी जी बोल रहे थे, मैं अभी कुछ दिन पहले पूरे मध्य प्रदेश के टीचर्स की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था। उनको मैंने टीचर्स को ये कहा कि आप केवल एक काम कर दीजिए, जो आपके बच्चे पढ़ते हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक, उनको कन्विंस कर दीजिए कि भ्रष्टाचार अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही कर दीजिए, उसके वो शायद वो सोच। आज देखिए, माइनिंग को लेकर, यदि आपको मालूम नहीं होगा तो मैं डिटेल में बताने को तैयार हूँ। माइनिंग को लेकर, पंचायती राज को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, व्यापम को लेकर, डीमेट को लेकर, दवाई घोटाले को लेकर, इस प्रकार से कोई क्षेत्र ऐसा बचा ही नहीं अपने जीवन में जिसमें करप्शन ना हो। और ये कहाँ तक फैल गया है? पंचायती राज ने करप्शन को घर घर तक पहुंचा दिया। गाँव के जो नर्मदा जी के किनारे का इलाका है, चंबल के किनारे का इलाका है, उसके गांव में लोग जो है वो रेत के माध्यम से और अन्य माध्यमों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, गलत काम में इन्वॉल्व है। जब हम ये पीढ़ी तो गई, कम से कम आने वाली पीढ़ी को हम सतर्क करें। केवल टेक्स्ट बुक में लेसन देने से नहीं होगा, क्योंकि यदि टीचर का खुद का व्यवहार यदि राय साहब बार बार चर्चा में, मैं डॉक्टर साहब एक चीज में राय साहब से जानना चाहूंगा, प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लीडरशिप, मान लिया कि लीडरशिप ध्यान नहीं दे पा रही है, लीडरशिप कमजोर है इस मामले में, लेकिन प्रशासन, कलेक्टर बैठा है, कमिश्नर बैठा है, एसपी बैठा है, प्रभु जी, कई जगह इम्प्रैक्टिकल कानून भी है जो इनने बात कही, कानून बदलने चाहिए। फिर मैं मोदी जी की बात कहूंगा, बार बार हम कानूनों को ढो रहे हैं, कहीं जो आवश्यक है वो नहीं बना रहे हैं। जैसे इन्होंने चंबल की बात कही, सोन अभ्यारण्य में पूरा चंबल का क्षेत्र आ जाता है। अब वहां पर यदि किसी को एक मकान बनाना है तो रेत कहाँ से आएगी? यदि गांव वाले को अपने खेत में रास्ता चलने के लिए थोड़ी बजरी डालना है तो कहां से आएगी? तो आपकी सरकार 12 साल से एग्रीड, हम चाहते हैं इसमें शिथिलता हो, हम तो कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि हमें लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में, अब कानून बना दिया नहीं लेना है तो अब कोई भी लेगा तो वो क्या हो गया? गैर कानूनी हो गया। तुरंत आपके कैमरे दौड़ जाएंगे, देखो ट्रॉली में भर के आदमी दौड़ लगा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कानूनों में समय रहते बदलाव की आवश्यकता है, जो हमारे अनुभव है, और जिनमें सख्ती की बात कर रहा हूं वो पारदर्शिता को लेकर उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। और देखिए, करप्शन हटाना, ये एक, आपने मान लिया करप्शन बीमारी है, तो बीमारी का इलाज बिना शरीर को कष्ट दिए हो जाएगा क्या? कुछ दवाइयां कड़वी हैं जो हमें खानी पड़ेंगी, और कड़वी दवाई खाने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। और जब हम वो दवाइयाँ खाएंगे तो आप मानिए शरीर में सुधार भी होगा। और दवाइयाँ किस रूप में आएंगी? दवाइयाँ नीति और नियम के रूप में ही आएंगी, क्योंकि नियत तो सबकी पता ही है आपको क्या हो गई है। दर्शक भी बोल रहे साहब हमको काम कराना होता है, इसलिए हम तो देते ही है साहब। तो देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, तो फिर क्या काय की बहस हो रही है? राघवेंद्र जी, कड़वी दवाई के मंत्रालय में बैठने वालों से शुरू की जाए या जिला स्तर पर, नीचे जो ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं, गांव के स्तर पर बैठते हैं, वहां से शुरू की जाए? असर कहां से तेज होगा? देखिए, दो बातें हैं, दवाएं या इलाज शुरू होना चाहिए ऊपर से। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे कानून है, बहुत सारी दवाएं हैं, सिर्फ दवा देने की ज़रूरत है और ऑपरेशन की ज़रूरत है। हम बार बार जो मैं बात दोहरा रहा हूँ कि इच्छा शक्ति का मामला है। कानून तो पर्याप्त है, कानून इतने कम नहीं है कि भ्रष्टाचार इस हद तक आपके सामने आज जो आ रहा है उसका जो रूप दिख रहा है वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हम लागू करना शुरू कर देंगे उस दिन इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं, याकूब मेमन, बड़ी बात कर रहा हूँ मैं,
उसको फांसी क्यों दी गई सबके कहने के बाद भी? इसलिए कि एक मैसेज जाए कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान नरम नहीं है और यहाँ जो है बहुत साफ कंट्री नहीं कि आप कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे। अगर करप्शन के खिलाफ आपका कानून जो है उसकी कार्रवाई की जाएगी तो ये मैसेज आएगा कि हम करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त हैं। और अभी जो मैसेज है वो ये है कि हम कानून तो बहुत है लेकिन हम सख्त नहीं है, इसलिए ये बढ़ रहा है। देखिए, हम पीसमिल अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमारी सिंगल मैसेज अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमारी अप्रोच व्यापक होना चाहिए। जैसे आज ही एक फैसला आया है हाई कोर्ट का उत्तर प्रदेश का कि सब अधिकारी, और ऐसा मैं न्यूज़ में देख रहा था कि वो अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए, क्या जजेस को अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए? और आप भी जानते हैं प्रभु जी कि ऐसा नहीं है कि ये बात पहले भी आती रही डॉक्टर साहब, बार-बार आती है। एग्जैक्टली। तो हमारी जो अप्रोच है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हिंसक अप्रोच है। मेरी राय में नकारात्मक है कि ऊपर से होना चाहिए कि नीचे से होना चाहिए। अरे भाई, जहां बीमारी दिखे वहां से करो, ऊपर दिखे ऊपर करो, नीचे दिखे नीचे करो। ये ऊपर नीचे का अंतर क्यों करते हैं? हम लोग क्या सिलेक्टिव हो जाते हैं? तो फिर जब टेबल के ऊपर बैठा आदमी होता है वो भी सिलेक्टिव हो जाता है। जी डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा, दर्शक भोपाल से भगवान दास जुड़े हैं। जी भगवान दास जी, कहिए क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारा आदरणीय वाजपेयी साहब बैठे हुए हैं जी, उनसे निवेदन है, जैसा वो कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि जनता का सहयोग चाहिए, तो जनता का सहयोग तो पहले भी मिला है, सरकार बनी है, जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा मोदी जी को। लेकिन जो सख्त कानून बने हैं पर शर्त है उसे लागू करने की। जी, वोट और सहयोग का अंतर होता है, प्रयास कीजिए उसको समझने। डॉक्टर साहब, भगवान दास जी की बात बिल्कुल सही नजर आती है। कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा सही ढंग से, जिस स्तर पे होना चाहिए वहां पर दबाव नहीं हो पा रहा। मैंने आपको बताया, एक बार आपके साथ सरकारी अफसर बैठे हैं, इनने कार्रवाई करी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, उसके बाद जुडिशियल ट्रायल में विषय जाता है। तो इस सब में कोई राजनीति तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि जनता का सहयोग मतलब जनता में एक बहुत बड़ा हिस्सा हितग्राहियों का भी है और बहुत बड़ा हिस्सा शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों का भी है। और यदि देश के नागरिक ये समझते हैं कि हमने वोट दे दिया अब इसी श्री है, तो आई एम वेरी सॉरी, हम साथ मांग रहे हैं, साथ खड़े होना चाहिए। आपके ही परिवारों से हम निकल कर आए हैं राजनीति में। आप यदि हमको, जैसे आप अस्पताल में भर्ती हो गए, बिस्तर पे लेट गए, डॉक्टर को बोल दिया सब तुम ही कर लो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, ना वो दवा खाने को तैयार नहीं था आप तो मुझे लगता है कि मरीज और डॉक्टर के आपस के एक न्यूनतम सहयोग के रिश्ते के बिना, ठीक है, विशेषज्ञ काम उसी करना है, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन उसका सहयोग भी चाहिए। यदि वो चिकित्सक ये कहता है कि तुम्हें 2 राउंड पैदल चलना है सामने, तब तुम्हारी मांसपेशियां पकड़ बनाएंगी, तो उसमें थोड़ी मेहनत मरीज को भी करनी पड़ेगी और एक कष्टप्रद होता है, ये सबको पता है। तो इसीलिए वोट देना और सहयोग की अपेक्षा करना, दो में अंतर है, इसको हमको समझना होगा। और मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं किसी को बरी नहीं कर रहा हूं, मैं तीनों स्तर पर मैं चाहता हूं, राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर एक गंभीर प्रयास की आवश्यकता है और तीनों स्तर पर खामियां हैं जिसको दूर किया जाना चाहिए, इसके लिए मैं तैयार हूं। हाँ, दुधाने साहब, पुलिस के पास मामला सबसे बाद में आता है, शिकायत होने के बाद आता है, आप आखिरी पार्ट, हम बात वहाँ की करना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जहाँ जन्म लेता है, शुरू होता है, उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि आप लोग आप तो उसको सजा दिलाने का काम करते हैं, उसको छापा डालने के बाद आपके पास मामला आता है। शुरुआत जहाँ होती है उसको रोकने का कोई प्रबंध आपको नजर आता है? पूरे सिस्टम में कहीं कोई सुधार की गुंजाइश हो? देखिए, ऐसा है कि एक मतलब जो जैसा बताया आपने आदरणीय महोदय ने कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भी इस प्रकार होना चाहिए कि वो बताए कि हमको भ्रष्टाचार नहीं करना है। भ्रष्टाचार एक तो क्या है कि जनता में डर भी बहुत होना चाहिए कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया तो हमें क्या सजा मिलेगी, क्या होगा, और ये बदलाव शुरू से नीचे से होगा। दूसरा, जनता को भी ये सब्र करना चाहिए, अगर उनका काम नहीं बन रहा है तो कुछ थोड़ा सब्र कर लें, सिस्टम से चलें, लेकिन अपना काम जल्दी जल्दी आप कराने के चक्कर में अगर पैसा देंगे तो फिर लेने वाला तो तैयार बैठा है। दूसरा, मेरा एक निवेदन और है कि जब किसी भ्रष्टाचारी को उसका मामला पुलिस के पास आया, वहाँ से न्यायालय में गया, न्यायालय से बाद उसको सज़ा हुई, तो सज़ा होती है और उसकी पब्लिसिटी भी काफ़ी होना चाहिए। अगर उसकी पब्लिसिटी होगी, जनता को मालूम पड़ेगा कि फला प्रकरण में जो आज इतने साल पहले हुआ था उसमें ये हुआ, उसको ये सज़ा मिली और कितने इतने साल की जेल हुई, उसको भी प्रमुखता मिलनी चाहिए और इसमें फला अधिकारियों ने बड़ा अच्छी ईमानदारी से काम किया, इसकी भी चीज़ आनी चाहिए।
तो उससे लोगों में, काम करने वालों में उत्साह बढ़ेगा और जनता के पास ये मैसेज जाएगा कि देखिए इसने जो है भ्रष्टाचार किया था, इसने रिश्वत ली थी, फला फला अधिकारी ने इतने साल पहले, उसका ये हुआ। सरकार ने उसकी संपत्ति को राजस्वाद कर दिया, या सरकार ने उसकी बंगला था उसको उसने जो है वृद्धाश्रम बना दिया, कुछ मतलब ये ऐसी चीजें होना चाहिए। इससे लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या कार्रवाई है, और जो पुलिस की कार्रवाई है, जो भी किसी प्रकार की कार्रवाई होती है, उसमें उनको पारितोषिक मिलना चाहिए। सजा और रिवॉर्ड दोनों के प्रावधान होने चाहिए। आप उनको अप्रिशिएट करिए जो अच्छे काम करते हैं। कानून में दोनों प्रावधान है डॉक्टर? नहीं, ये कानून नहीं सर, कानून में अप्रिसिएशन का कोई स्थान नहीं है। तो ये समाज को करना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे कुछ आप देखेंगे, आप सड़क पे चलते हैं, कई आपको SI, ASI जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, बड़ी मेहनत करते दिखेंगे। आप उनके पास रोकिए, आप जल्दी में है, कोई दिक्कत है, तो आपके साथ सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। इनको अप्रिशिएट करिए। कई विक्रम अवार्डी, बड़े अवार्डी मैंने इनको सड़क पे खड़े देखा हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, दे आर डूइंग वेरी नाइस जॉब। तो डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, अस्पतालों में आप जाएंगे, कई डॉक्टर आपको बहुत अच्छा काम करते मिलेंगे, लेकिन वो जिंदगी में अपनी पोस्टिंग के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो उनके लिए अप्रिसिएशन भी हमको कहीं ना कहीं क्रिएट करना पड़ेगा, समाज में भी और सिस्टम में भी। तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक प्रमोशन पूरी जिंदगी में एक डॉक्टर को मिल नहीं पाता, ये स्थिति है आज हमारे सिस्टम की, और ये सिस्टम हमको सुधारना होगा। क्यों नहीं हर 3 साल में ACRs इकट्ठी होती है? इसमें कोई राजनीति तो है नहीं, ना इसका कोई राजनीतिक एंगल है, ये तो हम ही को करना है ना। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को सही ढंग से प्रमोशंस मिले, पुलिस कैडर है उनको ठीक मकान मिले, उनको ठीक तनख्वाहें मिले, उनके बच्चों के लिए भी स्कूल्स की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है कि व्यापक परिदृश्य में एक ईमानदार जो व्यक्ति जीवन जी रहा है, समाज और तंत्र दोनों उसको सपोर्ट करें, जिससे वो उसी रास्ते पर चले। और ये हो रहा है, धीरे हो रहा है, लेकिन इस दिशा में हो रहा है। तनख्वाहें बेहतर हुई हैं, व्यवस्थाएं सुधरी हैं। हम लोग भी अपना रवैया उनकी तरफ बढ़ाएं, एंड वी मस्ट सैल्यूट ऑल दीज पीपल। और हम उनको रिजेक्ट करें। मैं तो इनसे एक कदम और आगे जाके कहना चाहता हूं, जब भ्रष्टाचारी को आप लाल गोले डाल के दिखाते हो, तो समाज को चाहिए कि वो उनका बहिष्कार भी करे। राय साहब, रिश्वत के मामले अभी चर्चा चल रही थी। रिश्वत के मामले बहुत छोटे होते हैं, कोई आदमी 1000 रुपए की रिश्वत लेता है, 10,000, कोई 1 लाख तक जाए, लेकिन जब कार्रवाई होती है, जब छापा डलता है, तो करोड़ों के मामले निकलते हैं। ये रिश्वत से तो इतने पैसे नहीं कमा सकता आदमी। वही लोग जो है ज्यादा पैसे जो कमाते हैं, जो कुछ संपत्ति के मालिक होते हैं, वो पहले आइकॉन होते हैं छापा डलने के पहले तक। तो ये सिस्टम की खामी है ना। देखिए भ्रष्टाचार, यदि आप ध्यान से देखें, मैं अभी वही सोच रहा था कि ग्राम स्तर पे या छोटे स्तर पे भ्रष्टाचार कैसे होता है। एक कर्मचारी सामने वाले से पैसे मांगता है, इसका मात्रा कम होती होगी। यदि वो इंपॉर्टेंट पोजीशन में है, जैसे कि वो यदि पटवारी है जैसा बताया गया, या कोई सब इंजीनियर है, तो चूंकि उसके पास रोटेशन पैसा का ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसकी रिश्वत की मात्रा भी ज़्यादा होती है। अब यदि आप ब्लॉक लेवल पे चलें, तो जो लोग हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स में जो आरोप लगता है, तहसीलदार, वो फैसले करने में उनका हिसाब किताब होता है, सीमांकन, बंटवारा इत्यादि इत्यादि। जो जनपद के लोग होते हैं, वो जनपद के लोग जो इंदिरा आवास योजना या जो विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं, उनमें से कुछ पैसे दिए बिना किसी को केस मंजूर होता नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये फैला हुआ है। अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्रांसफर पोस्टिंग, सस्पेंड करना, उसको बहाल करना, इस प्रकार से भ्रष्टाचार का तरीका होता है। जब वहाँ जिला स्तर पर खरीदी अलाउड होती है, वहाँ इसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है। अब आप HOD स्तर पर आएँ, तो चूंकि पूरे प्रदेश का मामला हो गया, तो ये पैसे की मात्रा भी बढ़ जाती है। और यदि आप कैबिनेट पे जाएं या मंत्रीगण पे जाएं या किसी पे जाएं, तो केवल निर्णय लेने का ही वहाँ पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। हमको इतने स्तरों पे इससे लड़ने का प्रयास करना चाहिए। जिला स्तर पे जिला स्त्री लोक आयुक्त समिति बनी हुई है, संभाग स्तर पे संभाग स्त्री लोक आयुक्त समिति बनी हुई है, राज्य स्तर पर भी है। राज्य स्तर पे तो खैर है ही। फिर ये क्यों, क्या कारण है, लोग क्यों नहीं उस समिति के पास जाते? तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, प्रशासकीय मैकेनिज्म की जरूरत है, और जरूरत पड़ने पर कड़े कानूनों की भी जरूरत है। जैसे वाजपेयी जी ने कहा, जैसे उदाहरण के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ पूरा के पूरा जो है वो उसके ऊपर होगा जिसके यहाँ छापा लगेगा। छापा लगने के 3 माह के अंदर उसको प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन दी जाएगी। यदि नहीं दी जाएगी तो उसका अपॉइंटमेंट ऑफिसर, उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर, लॉ डिपार्टमेंट और GAD सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार। ऐसा कुछ हमको रेडिकल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही राजा साहब आपने। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक निवेदन है छोटा, संक्षेप में जाते हैं। करप्शन को कम से कम वर्गों में, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन नहीं करें और उसका कैडराइजेशन नहीं करें, क्योंकि यदि करप्शन का भी कैडराइजेशन कर देंगे, ये तो व्यवहारिक बात बताई मैंने। मेरा ये कहना है, मेरा निवेदन ये रहता, करप्शन एक मानसिक विकार है,
क्योंकि इतनी आसानी से आदमी पैसे लेने के लिए तैयार नहीं होता, उसके मन में कहीं कमजोरी होती है, इसलिए वो करता है ये बात। तो हर कैडर का आदमी अपने हिसाब से करता है। आपका अच्छा लंबा अनुभव रहा है प्रशासकीय, आप सब कैडर को जानते हैं, लेकिन मैं इसको कैडर और कलर और कास्ट और क्रीड में नहीं डिवाइड करना चाहता। आई वॉन्ट दैट वी मस्ट हैव करप्शन फ्री लाइफ। हमारा एटीट्यूड एक ईमानदार प्रयास रहे, हम सीधे चलें जीवन में, वो बने, चाहे छोटे स्तर का व्यक्ति हो चाहे वो बड़े स्तर का व्यक्ति हो। जी राज साहब, देखिए संक्षेप में कहिएगा। इसको सबको हम इंग्लिश में कहें तो लॉफ्टी आइडियल्स, कोई रेप ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, ये बहुत ऊंचे आदर्श हैं। परंतु जब हम सरकार में बैठे हैं, जब हम प्रशासन में बैठे हैं, तो हमको मानवीय कमजोरियों को एक तरफ रखते हुए अपने प्रशासकीय और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन सख्ती से करना पड़ेगा। ये राय साहब का निराशावाद हो सकता है, मैं आशावादी हूँ। मैं इसको किसी कलर में नहीं देखता हूँ, कैडर में नहीं देखता हूँ। मेरे लिए करप्ट व्यक्ति है, चाहे वो 5 रुपए का करता हो, चाहे वो 5 करोड़ का करता हो। ये मानसिक विकार है, क्योंकि आखिर आदमी पैसे ले कैसे लेता है, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सोचने का विषय है, जिसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, चाहे प्रशासनिक रूप से करें, कानून बना के करें या सामाजिक चेतना के तहत करें। दुधाने साहब, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, इस मानसिक विकार को कैसे दूर किया जाए? देखिए, इस मानसिक विकार के लिए एक चीज़ मैं और बताऊं कि इसमें कानूनों में इसमें बदलाव व्यापक स्तर पे बहुत ज़रूरी है जी। चाहे वो दिल्ली की सरकार से हो या मध्य प्रदेश की सरकार से हो, कि अगर छापा एक अधिकारी का डलता है तो जनप्रतिनिधि जो भी है हमारे, उन पर भी छापा डल सकता है। उनके लिए भी कानून में बदलाव होना जरूरी है। अगर बड़े लोगों पे उन पर डर ही नहीं रहेगा उनको, ठीक है, तो फिर वो तो कार्रवाई आराम से करते रहेंगे। जो राघवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बहस पर? मैं सिर्फ इसमें बहुत उलझाने के बजाय, चूंकि बहुत टेक्निकल और बड़ी आदर्शवाद की बात हो गई, दर्शन की बात हो गई, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये इलाज अब नासुर हो गया, अपन बहुत बातचीत में कहते हैं। इसमें ज़रूरत अब ऑपरेशन की है। ये दवाओं से ठीक नहीं होगा और इसका इलाज ऊपर से ही होगा। अगर गंगोत्री गड़बड़ है तो आप सोचो कि हम घाट ठीक कर देंगे, तो संभव नहीं है। अगर जो कानून हैं, उपलब्ध कानूनों के हिसाब से आप कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो डर पैदा होगा, लोगों में भय पैदा होगा और उसी से ही रुकेगा। अदरवाइज हम कुछ भी कहते रहें और चीज़ें बहुत बढ़ती जाएंगी। ये इतनी खराब हो गई है कि पटवारी के पास करोड़ों निकल रहे हैं, चपरासी के पास निकल रहे हैं। तो अब इसमें बजाय बहस के सिर्फ सख्त कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई। नदी की सफाई तो जरूरी है, नालों की सफाई और तालाबों की भी बात कही। मैं एक लाइन हास्य विनोद के लिए कह दूं कि गंगोत्री तो बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, जहां से गंगा निकलती है, लेकिन ये बनारस में गड़बड़ हो जाती है आके, या बिहार के ट्रेन में होती है। अगर वो वहाँ ठीक है, अपने यहाँ पॉलिटिकल उसमें सिस्टम में, प्रशासन सिस्टम में गंगोत्री ग्रस्त हो गई है, चाहे प्रशासन के मंत्रालय के तो आप उदाहरण बदलिए फिर। नहीं, उदाहरण नहीं, आप बात समझिए बस। चलिए राघवेंद्र जी, मामला हास्य विनोद पे आ गया है, भाव समझने का है। चर्चा में भाग लेने के लिए हम आप सभी आमंत्रित लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दोस्तों, डीएन शर्मा कोई पहले अफसर नहीं है जिनके यहाँ छापे में लोकायुक्त को अनुपातहीन संपत्ति मिली है। ऐसा लगातार है कि भ्रष्टाचार तो सरकारी तंत्र में रच बस गया है। इस बीमारी को जड़ से मिटाने के जितने उपाय किए गए, बीमारी का बड़ा और बिगड़ा रूप ही सामने आया है। चलो मान लिया जाए कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण भ्रष्ट अफसरों के घर छापे डल रहे हैं, अब कुछ संपत्ति उजागर हो रही है, लेकिन सजा उस तेजी से नहीं मिल रही कि भ्रष्टाचारियों में कानून का डर हो। विशेष अदालत और भ्रष्टों की संपत्ति जब्त करने के कानून तो हैं, पर वो अब तक इतने असरदार नहीं हो पाए कि लोग गलत तरीके से कमाई करने से पल्ला झाड़ें। सरकार को और सख्त होना होगा, भ्रष्टाचार पर वाकई जीरो टॉलरेंस का सिस्टम बनाना होगा, तभी इस बुराई से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार एक असाध्य रोग हो चुका है, जिसके लिए यही कहना होगा कि वो पहले जेबों में रहता था, अब खातों में चमकने लगा है। भ्रष्टाचार के रूप पहले दिखते थे, अब बैंकों में अनाम से रहने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेरी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. सीएक लाए हैं 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में।
सिएट 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। रतलाम विधायक श्री चैतन्य कश्यप की पहल से अवैध कॉलोनी के निवासियों की 30 वर्षों की समस्या का हुआ निदान। 12,000 परिवारों को मिला अधिकार व सम्मान। रतलाम बना प्रदेश का रोल मॉडल। अवैध कॉलोनियों के विकास का कार्य प्रारंभ करने पधार रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का रतलाम शहरवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन। समारोह के अतिथि श्री पारस जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री, श्रीमती माया सिंह, महिला बाल विकास मंत्री, सुनीता यार्दे, महापौर, श्री बजरंग पुरोहित, भाजपा जिला अध्यक्ष रतलाम। समारोह की अध्यक्षता रतलाम विधायक श्री चैतन्य काश्यप करेंगे। दिनांक 19 अगस्त 2015 प्रातः 11 बजे ITI ग्राउंड, सज्जन मिल रोड, रतलाम पर आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जुर्म सबे काम आता है।